हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, उपसह संयोजक यौगिक। ठीक है, ये टॉपिक यानी ये एक चैप्टर है जिसमें से आपको बोर्ड एग्जाम में कम से कम 10 नंबर के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक कहें या फिर चैप्टर कहें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसमें से आपको कई सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वन शॉट के माध्यम से उपसह संयोजक यौगिक का पूरा चैप्टर रिवीजन करवाने वाला हूं। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके दोस्तों में भी शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उपसह संयोजक यौगिक में एक परिभाषा पूछी जाती है, उपसह संयोजक यौगिक है क्या? ठीक है, जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि उपसह संयोजक यौगिक क्या है, तब तक आपको चैप्टर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो उपसह संयोजक यौगिक अथवा संकुल यौगिक, इसको पूछा जाता है क्या होता है। तो समझिए, इसमें हमको लिखना होता है कि वे यौगिक जो जल में या अन्य किसी विलायक में घोलने पर अपने अवयवी आयनों में वियोजित नहीं होते हैं तथा इनके गुण पूर्णतया अवयवों के गुणों से भिन्न होते हैं, उपसह संयोजक यौगिक कहलाते हैं। क्या समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, फिर से समझ लीजिए, मैं आराम से बिल्कुल समझाऊंगा, हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए। ठीक है, देखिए, उपसह संयोजक यौगिक कहे या फिर संकुल यौगिक कहे, बात एक ही है। तो संकुल यौगिक या फिर उपसह संयोजक यौगिक वे यौगिक हैं जो जल में या अन्य किसी विलायक में घोलने पर अपने अवयवी आयनों में वियोजित नहीं होते हैं। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, जल में या फिर किसी विलायक में घोलने पर वे अपने अवयवी आयनों में वियोजित नहीं होते हैं तथा इनके गुण पूर्णतया आयनों के गुणों से भिन्न होते हैं, उपसह संयोजक यौगिक कहलाते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं आपको, और इसका आप लिख के ले लीजिए, इसमें से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे उदाहरण समझिए। उदाहरण होता है K4FeCN6 और एक होता है CuNH3 का होल 4 प्लस, यानी कि 2 प्लस हो जाता है ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर FeCN6 में केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है? तो Fe क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझ चुके हैं। और उपसह संयोजन संख्या यहीं पर पूछी जाती है, तो ये वाला जो नंबर होता है उसी को हम कहते हैं उपसह संयोजन संख्या, यानी केंद्रीय धातु परमाणु से सीधे परिबद्ध परमाणुओं की संख्या उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। तो समझिए, ये हो गया आपका संकुल यौगिक। ठीक है, या फिर उपसह संयोजक यौगिक। क्या हो गया? K4FeCN6। अब देगा आपको क्वेश्चन कि K4FeCN6 में उपसह संयोजन संख्या कितनी है, तब आपको बताना है 6 है। यहाँ पर जो अंक लिखे होते हैं वही उपसह संयोजन संख्या होती है। तो एक क्वेश्चन से मैंने 2 क्वेश्चन क्लियर करवा दिए हैं। ठीक है, जैसे इसमें पूछेगा कि उपसह संयोजन संख्या कितनी है, तब आप बताओगे 4 है। कितनी है? 4 है। समझ में आ गया? ये वाली जो होती है ये उपसह संयोजन संख्या, और यहाँ पर ये वाला जो अंक लिखा होता है, जो भी लिखा होता है यहाँ पर, वो क्या हो जाता है? तो केंद्रीय धातु परमाणु हो जाता है। समझ में आ गया? उसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा जाता है लिगेंड से। लिगेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको हर हालत में 5 नंबर में क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो लिगेंड को ध्यान से समझिए। लिगेंड क्या होते हैं? इसमें हमको लिखना है कोई भी परमाणु या आयन जिसमें केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, लिगेंड कहलाता है। मतलब लिगेंड क्या है, अगर पूछ लेगा कि लिगेंड क्या है बताइए या फिर उदाहरण देकर समझाइए, तब आपको बताना है कोई भी परमाणु या आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, लिगेंड कहलाता है। तो समझ गए लिगेंड क्या होता है? जिसमें
यानी केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता है, वो सभी लिगेंड हैं। तो लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि लिगेंड के प्रकार लिखिए, और इसको विस्तार में लिखना होता है, तब आपको 5 नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो लिगेंड कई प्रकार के होते हैं, तो हमने लिख दिया लिगेंड निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे पहला होता है एक दंती लिगेंड। क्या होते हैं? एक दंती लिगेंड। दूसरा होता है द्विदंती लिगेंड। तीसरा होता है बहुदंती लिगेंड। ठीक है, इस प्रकार से। तो लिगेंड हमने यहाँ पे समझा दिया है, यानी कोई भी परमाणु या आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी जिसमें परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, वो लिगेंड कहलाता है। उसके बाद आता है एक दंती लिगेंड। क्या होता है? तो इसमें हमको लिखना है वे लिगेंड जिनके पास केवल एक दाता परमाणु होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान धातु परमाणु को करने में सक्षम हो, एक दंती लिगेंड कहलाते हैं। क्या कहा गया, इसको ध्यान से समझिए। अगर एक बार समझ गए तो आप किसी को भी समझा दोगे। ठीक है, जैसे कह रहा है कि एक दंती लिगेंड, तो एक दंती लिगेंड वे लिगेंड हैं जिनके पास केवल एक दाता परमाणु होता है। ठीक है, और जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान धातु परमाणु को करने में सक्षम हो, यानी जिनके पास केवल एक दाता परमाणु होता है और जो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान धातु परमाणु को करने में सक्षम हो। ठीक है, तो एक दंती लिगेंड कहलाते हैं। अब जैसे एक दंती लिगेंड के उदाहरण क्या हैं, तो यानी कि F होता है माइनस, ठीक है, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, Cn माइनस, NH3 माइनस। ठीक है, जिनके ऊपर केवल एक माइनस लगता है, यानी कि वो एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान कर रहे हैं। ठीक है, जिन पर 2 माइनस लगता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का दान कर रहे होते हैं। यहाँ से आपको समझ में आ गया कि F माइनस है तो यहाँ पर एक माइनस है, तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान कर रहा है। Cl माइनस है, यानी एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान कर रहा है। Br माइनस है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान कर रहा है। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो जो भी एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है वो एक दंती लिगेंड कहलाता है। अब ये कैसे पता चलेगा, तो आपको सिर्फ माइनस देखना है कि कितने माइनस हैं ऊपर। ठीक है, अगर एक माइनस है तो एक दंती लिगेंड, 2 माइनस है तो द्विदंती लिगेंड। समझ गए? उसके बाद अगला तो द्विदंती लिगेंड आता है फिर। ठीक है, द्विदंती लिगेंड क्या होता है, वो जस्ट इसके उल्टा है। जैसे इसमें एक इलेक्ट्रॉन युग्म देता था, इसमें 2 देगा। ठीक है, नाम से ही पता चला है द्विदंती लिगेंड। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, तो परिभाषा में हमको लिखना है कि वे लिगेंड जिनके पास 2 दाता परमाणु होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन युग्म धातु आयन को प्रदान करते हैं, द्विदंती लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पहला आपको समझाया, बिल्कुल सेम टू सेम वही दूसरा वाला है। ठीक है, जैसे उसमें यानी कि उसमें क्या था, एक दाता परमाणु होता है, इसमें क्या होता है, इसके पास 2 दाता परमाणु होते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का दान धातु आयन को करते हैं। ठीक है, तो द्विदंती लिगेंड कहलाते हैं। अब द्विदंती लिगेंड का उदाहरण क्या होता है, तो एथिलीन होता है, डाईएमीन होता है और ऑक्सलेट आयन होते हैं। क्या क्या हो जाएगा, एथिलीन हो जाएगा, डाईएमीन हो जाएगा और ऑक्सलेट आयन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान रखना है। जो मैंने बताया इसके उदाहरण भी पूछे जाते हैं कि एक दंती लिगेंड का उदाहरण है, तो बहुविकल्पी में आपसे आएगा, तब आपको ये वाले मिलेंगे, तो इसमें से आपको एक टिक करना होगा। ठीक है, तो इनके उदाहरण भी आपको याद रखने हैं। उसके बाद में आता है बहुदंती लिगेंड। क्या आता है, बहुदंती लिगेंड। बहुदंती का मतलब बहुत सारे, है ना। एक दंती का मतलब एक दाता परमाणु, द्विदंती का मतलब द्विदाता परमाणु। ठीक है, और बहुदंती का मतलब 2 से अधिक, कितने भी हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ से बहुदंती लिगेंड क्या हो जाएगा, देखिए इसमें हमको लिखना है कि वे लिगेंड जिनके पास 2 या 2 से अधिक ऐसे परमाणु होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु से संलग्न होते हैं, बहुदंती लिगेंड कहलाते हैं। इसकी परिभाषा थोड़ा याद कर लीजिए। ठीक है,
जैसे कह रहा है कि वे लिगेंड जिनके पास 2 या 2 से अधिक ऐसे परमाणु होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु से संलग्न होते हैं, बहुदंती लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि इसका एग्जाम्पल जो है वो हो जाएगा एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन। बहुत लंबा चौड़ा है, ये 6 दंती यानी 6 दंती लिगेंड हो जाता है। ठीक है, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन, तो ये हो जाएगा आपका बहुदंती लिगेंड। ठीक है, तो समझ गए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैंने आपको लिगेंड बताया, लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 या 4 प्रकार के होते हैं। मेन आपको 3 याद रखने हैं, एक दंती, द्विदंती और बहुदंती। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नंबर वाला क्वेश्चन, उपसह संयोजन यौगिकों का वर्नर सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, यहाँ से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 5 नंबर का लॉन्ग है। इसको अगर आप लोग तैयार कर लिए तो समझ लीजिए 5 नंबर अभी के भी पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो उपसह संयोजन यौगिकों का वर्नर सिद्धांत क्या है समझिए। तो सबसे पहले उपसह संयोजन यौगिकों की गुणों की व्याख्या करने के लिए वर्नर ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसके मुख्य बिंदु निम्न हैं। अब जैसे नाम से ही पता चला है कि वर्नर सिद्धांत है, तो मतलब वर्नर ने ही ये सिद्धांत प्रस्तुत किया होगा, है ना। तो उसी के लिए हमने लिखा है कि उपसह संयोजन यौगिकों के गुणों की व्याख्या करने के लिए वर्नर ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसके मुख्य बिंदु निम्न हैं। कौन कौन से हैं, वो 4 बिंदु हैं, आप ध्यान से समझ लीजिए, 3 बिंदु हैं सॉरी। ठीक है, अगर ये 3 आप लोग तैयार कर लोगे तो गारंटी है 5 नंबर पक्के होने वाले हैं। जैसे पहला बिंदु क्या है, पहला बिंदु है यानी उपसह संयोजन यौगिकों में केंद्रीय धातु 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। मैंने आपको केंद्रीय धातु भी बताया था और उपसह संयोजन संख्या बता दी थी। ठीक है, तो केंद्रीय धातु क्या होती है वो आप लोग समझ जाएंगे। तो ठीक है, तो पहला है उपसह संयोजन यौगिकों में केंद्रीय धातु 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। पहली प्राथमिक संयोजकता, दूसरी द्वितीयक संयोजकता। बहुत आसान है, समझ लीजिए बस। ठीक है, तो उपसह संयोजन यौगिकों में केंद्रीय धातु 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। समझ गए। उसके बाद दूसरा पॉइंट कहता है कि धातु में अपनी प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता दोनों प्रकार की संयोजकताओं को संतुष्ट करने की प्रवृत्ति होती है। क्या होती है, धातु में अपनी प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता दोनों प्रकार की संयोजकताओं को संतुष्ट करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक, दूसरा पॉइंट। उसके बाद में बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है प्राथमिक संयोजकताएं आयनित होती हैं जबकि द्वितीयक संयोजकताएं आयनित नहीं होती हैं। ठीक है, समझ गए। मतलब 3 बिंदु इन्होंने बताए। उपसह संयोजन यौगिकों में केंद्रीय धातु 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है, प्राथमिक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता। उसके बाद दूसरा पॉइंट है धातु में अपनी प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता दोनों प्रकार की संयोजकताओं को संतुष्ट करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट दिया इन्होंने कि प्राथमिक संयोजकताएं आयनित होती हैं जबकि द्वितीयक संयोजकताएं आयनित नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट इन्होंने दिए थे। इनको अगर आप लोग तैयार कर लोगे तो 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी आपको। अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो नीचे कमेंट कीजिए। अगला आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए नीचे भी कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम तक लगातार इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देते रहेंगे। ठीक है, चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।